नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है, जी हां, कि पुलवामा हमला उसी ने कराया था। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मंत्री फवाद चौधरी ने न केवल पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ कबूल किया, बल्कि इसे इमरान खान की बड़ी कामयाबी भी बताया। इस बयान से पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर से बेनकाब हो गया है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। वहां पे पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। आखिरकार पाकिस्तान ने कबूल कर लिया कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का हमला उसी ने करवाया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अब खुलेआम कहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था और इसका श्रेय वो इमरान खान को दे रहे हैं। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। वहां पे और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। आतंकी हमला करने का ऐसा बेशर्म कबूलनामा कोई आतंकी देश ही कर सकता है, किसी आतंकी देश का मंत्री ही कर सकता है। भारत तो पहले ही कह रहा था कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इसे मानने को तैयार नहीं थे। वो उल्टा यही कह रहे थे कि इसके पीछे भारत का ही हाथ है। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। अब इमरान खान के ही मंत्री ने उनकी और आतंकी पाकिस्तान की पोल खोल दी है। यही नहीं, पूरी बेशर्मी से आतंकी हमले को इमरान सरकार की बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। जब पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर पुलवामा हमले में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली है, तो आपको दिखाते हैं कि विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर कैसी राजनीति की थी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा था, पाकिस्तान और इमरान खान खुलकर मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। अब ये साफ हो चुका है कि मोदी जी का उनके साथ कोई गुप्त समझौता है। हर कोई पूछ रहा है, क्या पाकिस्तान ने पुलवामा में 14 फरवरी को हमारे 40 बहादुर जवानों को चुनाव से ठीक पहले मोदी जी को चुनाव में मदद करने के लिए शहीद किया? वहीं राहुल गांधी ने भी जवानों की शहादत पर ऐसी ही राजनीति की थी। राहुल गांधी ने लिखा था, आज जब हम पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को याद कर रहे हैं, तब हमें पूछना चाहिए, इस हमले से सबसे ज्यादा फायदा किसे मिला? इस हमले की जांच का नतीजा क्या निकला? सुरक्षा में चूक से हुए इस हमले के लिए बीजेपी सरकार में अब तक किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? ममता बनर्जी ने भी पुलवामा हमले की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया था। जवानों की शहादत पर यह राजनीति 2019 में हुए आम चुनावों से जोड़कर की जा रही थी, जब 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में मतदान हुआ था। चुनाव से पहले 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के लेथपुरा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया था। फिदायीन हमलावर ने बारूद से भरी वैन से बस को टक्कर मार दी थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। हमलावर आदिल अहमद डार पुलवामा का रहने वाला था और जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी था। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मंत्री फवाद चौधरी ने इस हमले में पाकिस्तान का हाथ कबूल कर लिया है। क्या यूएन अब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा? क्या एफएटीएफ पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करेगा? आज तक ब्यूरो।
कश्मीर में एक बार फिर बीजेपी के नेता निशाने पर आ गए हैं। कुलगांव में बीजेपी के युवा मोर्चा के महासचिव समेत 3 नेताओं की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। सुबह एनआईए ने कुलगांव में की कुछ ठिकानों पर छापे मारे, लेकिन शाम होते होते तीसरे हत्याकांड की खबर सामने आई। कश्मीर में फिर आतंकियों का खूनी खेल, 3 बीजेपी नेताओं की हत्या, आतंकियों के हॉटस्पॉट कुलगाम पर शिकंजा। सियासी लिहाज से ऐतिहासिक बदलावों से गुजर रही धरती की जन्नत एक बार फिर खून से लाल हुई। सुरक्षा बलों के आगे पस्त हो रहे आतंकियों ने निराशा में आपा खोते हुए खूनी खेल खेला। साउथ कश्मीर के काजीगुंड में आतंकियों ने इसी कार में सवार बीजेपी के 3 नेताओं पर सामने से गोलियां बरसा दी जब वो घर जा रहे थे। आतंकी हमले में बीजेपी के युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की मौत हो गई। फिदा हुसैन के साथ हमले में मारे गए नेताओं के नाम उमर राशिद बेग और उमर रमजान हैं। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। बीजेपी ने साफ कहा है कि जो पार्टियां कश्मीर में सक्रिय हो रही हैं, वो निशाने पर हैं। जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर में एक्टिव होने का प्रयास कर रही हैं, उनके द्वारा प्रवोक किए जाने पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। खैर, इसको सहन नहीं किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने हमले की निंदा की है। इस बीच जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया, मैं इस हत्याकांड की कड़ी निंदा करता हूं। हिंसा करने वाले मानवता के दुश्मन हैं। ये उनकी कायराना हरकत है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कश्मीर में बीजेपी के नेता हाल के कुछ हफ्तों में आतंकियों के निशाने पर आए हैं। 8 जुलाई को बीजेपी नेता वसीम बारी के अलावा उनके भाई और पिता की हत्या कर दी गई थी। 4 अगस्त को कुलगाम के आखरन नौपुरा में बीजेपी के नेता और सरपंच आरिफ अहमद पर जानलेवा हमला हुआ था। 6 अक्टूबर को गांदरबल में भी जिला भाजपा अध्यक्ष गुलाम कादिर राथर को मार दिया गया था। ये भी महज संयोग था। एनआईए ने कुलगाम में ही आतंकियों के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की थी। कुछ घरों की तलाशी ली गई थी, लेकिन कुछ घंटों बाद ही आतंकियों ने तिहरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया। श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ कमलजीत संधू, आज तक। आतंकवाद कैसा जहर है, ये हिंदुस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता। कई दशकों से हमारे देश के लिए नासूर बना आतंकवाद अब दुनिया के लगभग तमाम हिस्सों तक पहुंच गया है। हालात ये हो चुके हैं कि शांत और समृद्ध माना जाने वाला यूरोप दहशतगर्दी से बुरी तरह से घिर चुका है, और इसका सबसे बड़ा शिकार बना है फ्रांस, जहां धार्मिक कट्टरता ने पिछले कुछ सालों में कई लोगों की जान ले ली। एक बार फिर फ्रांस में धर्म के नाम पर बेगुनाहों का खून बहा। फ्रांस के नीस शहर में सुबह का शांत माहौल एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन से सनसनीखेज बन गया। नोत्रे दाम चर्च के बाहर मची इस खलबली से आसपास के लोगों को अंदेशा हो गया कि कुछ अनहोनी हुई है, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि ये कोई आम दुर्घटना नहीं, बल्कि एक आतंकी वारदात है। कट्टरपंथ की आग में झुलस रहे एक शख्स ने चर्च के अंदर खून की होली खेल डाली। भगवान का घर बेगुनाहों के खून से लाल हो गया। ये वारदात नीस के नोत्रे दाम चर्च के अंदर सुबह करीब 9 बजे हुई। चाकू लेकर घुसे एक शख्स ने अंदर बैठे लोगों पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हमलावर ने 2 लोगों का गला काट दिया, जबकि एक शख्स की चाकुओं के वार से हत्या कर दी। वारदात में कुल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। हमलावर को पुलिस ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। horrible et qui sans doute correspond aux moyens utilisés par ce professeur courageux de Conflans Sainte-Honorine, Samuel Paty. इस बर्बर हमले से फ्रांस सन्न है। मृतकों को देश की संसद में
मौन श्रद्धांजलि दी गई। नीस के हमलावर को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया है। वो कौन है, कहां से आया था, ये जानकारियां नीस की पुलिस ने अभी तक साझा नहीं की हैं। लेकिन उसके जहन में क्या चल रहा था और चर्च के अंदर ऐसी बर्बरता के पीछे उसका मकसद क्या था, ये एकदम साफ है। जीते जागते इंसान का गला चाकू से काटकर अलग कर देने वाले हमलावर के दिलो दिमाग में ISIS और तालिबान की तरह जिहादी जहर सवार था। नीस शहर इस्लामिक कट्टरवाद का शिकार हुआ है, जिसकी मैं बार बार निंदा करता हूं। इस बर्बरतापूर्ण हमले के शिकार हुए लोगों के परिवार के लिए मेरी संवेदना। फ्रांस में हुई ये आतंकी वारदात न पहली है न कोई अलग घटना है, बल्कि कट्टरता की उस जंजीर की ताजा कड़ी है जो फ्रांस को एक अरसे से जकड़ना चाहती है। 2015 में फ्रांस ने इसका सबसे खौफनाक रूप देखा, जब पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने वाली मैगजीन शार्ली एब्दो के दफ्तर में आतंकियों ने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तब से अब तक इस्लाम और ईसाई विवाद के नाम पर फ्रांस में कई बार बवाल हो चुका है, लेकिन इस महीने अचानक ये जंग और भी तेज हो गई। अक्टूबर को पेरिस में सैमुअल पैटी नाम के एक शिक्षक की एक शख्स ने गला काटकर हत्या कर दी और 2 हफ्ते के अंदर करीब 1000 किलोमीटर दूर फ्रांस के दक्षिणी छोर नीस में कल ये हमला हो गया। कल ही नीस से करीब 250 किलोमीटर एवियोन शहर में भी चाकू लहराते एक शख्स को पुलिस ने ढेर कर दिया। इन 3 घटनाओं में हमलावर एक जैसे नारे लगा रहे थे। En étant une fois de plus victime de l'islamo-fascisme. Il ne fait aucun doute que l'auteur de ces actes, qui n'a cessé de répéter en boucle devant nous Allahu Akbar alors qu'il était médicalisé sur place. आतंकवाद का दंश भारत भी झेल रहा है, लिहाजा फ्रांस के जख्म भारत समझ सकता है। मैं फ्रांस के नीस में चर्च के अंदर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। पीड़ितों के परिवारों और फ्रांस के लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। आतंकवाद से लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ है। फ्रांस में जो हुआ ठीक वैसी ही वारदात हजारों किलोमीटर दूर दुबई के जिद्दा में हुई। फ्रांसीसी दूतावास के बाहर एक हमलावर ने किसी नुकीले हथियार से एक सुरक्षा गार्ड को जख्मी कर दिया। फ्रांस के अंदर और फ्रांस के बाहर हो रही ये तमाम घटनाएं बता रही हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी को अहमियत देने वाला मुल्क कट्टरपंथियों की आंख की किरकिरी बना हुआ है। लेकिन फ्रांस की मैक्रों सरकार सीना तान कर कह रही है कि वो ऐसे करतूतों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। आज तक ब्यूरो। मुंगेर कांड ने बिहार की राजनीति को अपनी तरफ मोड़ लिया है। 26 अक्टूबर की रात दुर्गा विसर्जन के दौरान मुंगेर में जो गोलीकांड हुआ, अब उस पर पब्लिक भड़क रही है। मुंगेर में थाना फूंक दिया गया, पुलिस के वाहन जला दिए गए। मुंगेर कांड में एक्शन लेते हुए एसपी और डीएम को हटा दिया गया है। बिहार में सियासत सुलग रही है और इस चुनावी राजनीति के बीच बिहार का एक शहर धधक रहा है। जी हां, ये मुंगेर है। आप देख सकते हैं बीच सड़क पर गाड़ियां फूंक दी गई। आग की लपटें और काला धुआं आसमान में छाया हुआ है। लोगों ने थाने पर धावा बोल दिया। पुलिस चौकी में आग लगा दी गई। एसपी ऑफिस पर हमला हुआ। टायर जलाकर रास्ते बंद कर दिए गए। मुंगेर में दुर्गा विसर्जन के दौरान पुलिस फायरिंग में हुई एक युवक की मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। गुरुवार को तो जैसे पूरा मुंगेर शहर ही धधक उठा।
सैकड़ों की संख्या में लोग शहर में प्रदर्शन करते हुए पहले किला परिसर में एसपी ऑफिस पहुंचे, यहां भारी तोड़फोड़ की। इसके बाद आक्रोशित और उग्र लोगों की भीड़ किला परिसर से निकलकर कोतवाली थाना और फिर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए पूरब सराय थाने पहुंचे। वहां पुलिस वाहन में आग लगा दी गई। मुंगेर के हालात इतने बिगड़ गए कि सड़कों पर तैनात पुलिस वाले भी जान बचाकर इधर उधर छिपने लगे। बवाल बढ़ा तो डीआईजी मनु महाराज ने पूरी टीम के साथ कमान संभाल ली और किसी तरह माहौल को शांत कराया गया और पूरे शहर में फ्लैग मार्च शुरू हो गया। हम पहले भी अपील कर चुके हैं, शांति से रहें। जो भी स्थिति है उसको नियंत्रण में किया जा रहा है। उपद्रवी तत्व जो है वो बीच में नहीं आए और क्षति ना पहुंचाए। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हम लोग करेंगे, जांच होगी सब भी। कोई भी उपद्रवी तत्व ना आए और लोग उसका भीड़ का पार्ट ना बने। सर कितने थानों को जला गया, क्या क्या क्षतिग्रस्त गया है सर? 2 थानों, 3-4 थानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है, उसका आकलन अभी किया जा रहा है। सर कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? पुलिसकर्मी कितने घायल हुए हैं सर? अभी हम आकलन करेंगे, कुछ भी है। ठीक है सर। फिर उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई सर? उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई निश्चित रूप से चिन्हित करके कार्रवाई होगी। वीडियो फुटेज भी आया है। सब लोग इस तरह की जो घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुंगेर की इस हिंसा पर चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया। मुंगेर के डीएम और एसपी लिपि सिंह को हटा दिया गया। तो वहीं एडीजी ने बताया कि पूरे मुंगेर कांड की जांच तेजी से की जा रही है। 26 तारीख की रात्रि में मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के क्रम में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई और उसको लेकर के जो आगे कार्रवाई हुई, उस समय में जो है कांड दर्ज किए गए हैं। उन कांडों का अनुसंधान किया जा रहा है। कांडों के अनुसंधान और उससे संबंधित जांच के क्रम में जो बातें सामने आएंगी उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फौरी तौर पर क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की बातें हैं सामने? फौरी तौर पर जो है अभी कह सकते हैं कि अभी तक जो बात सामने आई है उसमें ये कि मूर्ति विसर्जन के पेस को लेकर के जो है उसमें जो है मुंगेर में आगजनी और हिंसा हुई तो कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर धावा बोल दिया और सवाल दाग दिए कि दुर्गा विसर्जन के दौरान लोगों को गोली मारने का जिम्मेदार कौन है? जब कभी भी दुर्गा पूजा होती है, लोग भसान करने के लिए जाते हैं, उसमें आप उनको नहीं जाने दे रहे। उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, छोटा बच्चा मर गया, उसके माँ का दर्द इनको क्या पता। जो लोग केवल झूठ फूस पर ही जीते हों वो किसी माँ का दर्द नहीं समझ सकते। जिस माँ ने दूध पिला के एक बच्चे को बड़ा किया हो, संभवतः इनके अंदर वो सीना नहीं है, इनके अंदर वो भावना नहीं है जो समझ सके कि क्या होता है बच्चे का दर्द। हम आपको बता दें कि 26 अक्टूबर की रात दुर्गा विसर्जन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच खूनी भिड़ंत हो गई। इसके बाद लाठीचार्ज और फायरिंग हुई जिसमें अनुराग पोद्दार नाम के एक शख्स की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर मुंगेर का यह वीडियो खूब वायरल हुआ और अब उसी का गुस्सा मुंगेर की सड़कों पर फिर से दिखाई दिया। मुंगेर के लोग पुलिस पर भड़के हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने भीड़ पर गोलियां क्यों चलाई। इधर मुंगेर कांड की जांच मगध डिवीजन कमिश्नर को दी गई है जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही मुंगेर में नए एसपी और डीएम की तैनाती कर दी गई है। गोविंद के साथ रोहित सिंह, मुंगेर, आज तक। देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं लेकिन राजधानी दिल्ली के आंकड़े डरा रहे हैं। लगातार तीसरे दिन दिल्ली में कोरोना के नए केस का नया रिकॉर्ड बन गया है। एम्स के डायरेक्टर ने तीसरी लहर की चेतावनी दी है तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि प्रदूषण के साथ मिलकर कोरोना कहर बरपा सकता है। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है। त्योहारी सीजन में बाजारों में ज्यादा लोग बाहर निकल रहे हैं और कोरोना भी हर रोज हदें तोड़ रहा है। गुरुवार को कोरोना के मामलों का दिल्ली में फिर नया रिकॉर्ड बन गया। ये लगातार तीसरा दिन था जब दिल्ली में पिछले दिन का रिकॉर्ड टूटा। जरा 3 दिन के आंकड़ों पर गौर कीजिए, आपको समझ आएगा कि कैसे देश की राजधानी कोरोना विस्फोट से जूझ रही है। गुरुवार यानी 29 अक्टूबर को दिल्ली में कोरोना के 5,739 नए मामले सामने आए। इससे पहले बुधवार यानी 28 अक्टूबर को कोरोना के 5,673 मामले सामने आए थे। इससे पहले मंगलवार 27 अक्टूबर को भी 4,853 केस सामने आए थे। यानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन पिछले दिन से ज्यादा केस सामने आए। हाल ये है कि दिल्ली में एक्टिव केस की तादाद
30,000 को पार कर गई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले भी हैरान कर देने वाले हैं। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाली दिल्ली में कोरोना के कुल 3,75,753 मामले सामने आ चुके हैं और अभी भी 30,952 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में मरने वालों का आंकड़ा भी 6,423 तक पहुंच गया है। सरकार भी मान रही है कि कोरोना अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। जो कोरोना है खत्म होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है, और जब तक इसकी दवाई या वैक्सीन नहीं निकलती है तब तक हमें सतर्क रहने की जरूरत है और मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बचाव की जरूरत है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया तो आशंका जता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना की यह तीसरी लहर हो सकती है। केसेस हमारे भारत में कम हो रहे हैं, लेकिन अगर फेस्टिव सीजन में हमने अपना पूरा ध्यान रखा और हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखा और केसेस ये कम होते रहे और दिवाली के बाद तक भी केसेस कम हुए, तो हम ये कह पाएंगे कि हमारा पीक खत्म हो गया है। लेकिन अगर इसी तरह से और जगह भी केसेस बढ़ने शुरू हुए जैसे दिल्ली में हुए हैं, तो फिर अभी एक और पीक आ सकता है। तो हमें अभी अगले कुछ हफ्तों के लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली और केरल समेत कुछ राज्यों में कोरोना तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि प्रदूषण के साथ कोरोना दो-धारी तलवार बन गया है। जिन जिन एरियाज में पॉल्यूशन का कहर होता है वहां कोरोना का कहर कहीं ज्यादा होगा। ज्यादा 2 मामलों में होगा। एक, इसका इंसिडेंस ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा लोगों को ये प्रभावित करेगा, और दूसरा, प्रभावित लोगों में मृत्यु के चांसेस ज्यादा होंगे। देश की बात करें तो 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा नए मामलों के साथ कोरोना केस की कुल तादाद 80,40,000 के पार पहुंच चुकी है। गुरुवार को ही कोरोना से 517 लोगों की मौत हो गई। आंकड़े लगातार चिता रहे हैं कि वैक्सीन से पहले एहतियात ही दवा है। मिलन शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।